Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Munib and today our topic of discussion is neuromuscular junction. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर जो है वो हम बात करेंगे डिफरेंट जो इसके अच्छा मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर है। आपका शायद इंटरनेट का मे भी इशू हो। सो बेसिकली स्टार्ट में कुछ जर्नल चीजें हैं जिस तरह मसल टिश्यू, मसल सेल टाइप्स, फंक्शन वगैरह डिफरेंट, ये आप लोगों को आती हैं तो आई विल जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स वेरी शॉर्टली। द फर्स्ट वन इज मसल दैट इज मस्क्यूलस, लैटिन वर्ड है, इज ए कंट्रेक्टाइल टिश्यू कंटेनिंग कंट्रेक्टाइल फिलामेंट। कंट्रेक्टाइल मतलब जो चीज ऐसी चीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एक्सपैंड और जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकती है। दीज आर एक्साइटेबल सेल एंड कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल रिस्पॉन्स। केमिकल एनर्जी जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको ये कन्वर्ट कर सकती है इनटू द मैकेनिकल रिस्पॉन्स, जो कि आपको पता है हाथ का हिलना, पाँव चलना, whatever, that is all the muscles are working to give a mechanical response. नाउ मसल सेल्स मेयोसाइट, जो मसल का सेल होता है उसको हम कहते हैं मेयोसाइट। जो कार्डियक मसल हैं या स्मूथ मसल हैं, तीन तरह के बेसिकली मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। अब इनमें जो कार्डियक एंड स्मूथ मसल हैं इनके सेल ये छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं। कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल साइज्ड सेल, उनको हम कहते हैं मेयोसाइट्स। जबकि जो स्केलेटल मसल है इसमें जो सेल है वो लॉन्ग है, लॉन्ग और थ्रेड लाइक है, और उसमें काफी सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ऊपर वालों में छोटे छोटे सेल सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई हो जाए, जबकि जो स्केलेटल मसल है इसमें लंबे थ्रेड लाइक धागे नुमा जो है वो सेल होते हैं खिंचे हुए, और उनमें काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो उसको हम मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, कार्डियक और स्मूथ मसल आर मेड अप ऑफ सेल्स व्हाइल स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ फाइबर। स्टीरिएटेड मसल होता है, अनस्टीरिएटेड मसल होते हैं। वी नो अबाउट स्टीरिएटेड मसल, वो होते हैं जिनमें आपको मसल की अपीयरेंस के अंदर आपको झुर्रियां नजर आती हैं। ठीक है, कभी गोश्त का टुकड़ा देखें तो आपको उसको ब्रीक 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 लाइनें भी नजर आती हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स दे आर स्टीरिएटेड मसल्स, व्हाइल अनस्टीरिएटेड मसल्स कौन से हैं, जो कि स्मूथ मसल हैं, उनमें कोई भी इस तरह की स्टीरिएशन, स्टीरिएशन का मतलब है झुर्रियां, जो है झुर्रियां समझते, इस तरह की बूढ़ों के निशान लाइनें से आ जाती हैं, इस तरह के उनके ऊपर निशान जो है वो मौजूद नहीं होते। स्केलेटल मसल वॉलंटरी है, वॉलंटरी का मतलब है आप इसे खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियक मसल इनवॉलंटरी है, इसको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। और स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी हैं, इन्हें भी आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रेजेंट इन विसरा, विसरा होता है स्पेस अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, वो उसको हम विसरा कहते हैं। जिससे हमारे जीआईटी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, दे ऑल आर, वहां पे जितने भी मसल्स मौजूद हैं दे ऑल आर अनस्ट्रिएटेड मसल्स, यानी कि स्मूथ मसल्स। फंक्शन इसके आप लोग ऑलरेडी, आपको इतना मतलब आइडिया है हाँ, कि फंक्शन इसके जो है वो किस तरह कवर अप करने हैं। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है, जनरल फंक्शन, राइट। सो मैं इसको जनरली आगे लेके चलता हूँ। आपको फंक्शन का अंदाजा है। लाइफ स्पैन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियो जब होता है तो उसकी तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो दरमियान वाली जो लेयर होती है एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो जो है वो माँ के पेट के अंदर जो एक स्टेज है, तो जो एम्ब्रियो है वो बेसिकली उसमें क्या है कि उसकी तीन लेयर्स हैं। अंदर वाली सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो एक्टोडर्म है, देन मीजोडर्म है, और जो सबसे अंदर है वो एंडोडर्म होता है। अब जो जो सेंट्रल लेयर है जिसको मीजोडर्म कहते हैं, ये कन्वर्ट होती है इनटू द मसल सेल्स। सो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इज कन्वर्टेड इनटू द मसल सेल। मीनवाइल द एवरेज लाइफ स्पैन इज ऑफ 10 to 16 ईयर्स। 10 से 16 साल का तक जो है वो एक एवरेज जो मसल सेल है वो एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद डिग्रेड हो जाता है। और बॉडी के अंदर 600 मसल्स मौजूद हैं। प्रॉपर्टीज है इसकी, एक्साइटेबिलिटी है, मतलब एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये जब भी कोई स्टिमुलस आती है या कोई रिस्पांस आता है, कोई केमिकल सिग्नल आता है या कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल बॉडी के अंदर आता है, तो ये एक्साइट करता है। एक्साइट का मतलब है कि ये रिस्पॉन्ड करता है उसको। ठीक है, रिस्पॉन्ड करेगा तो उससे क्या होगा कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नर्व इम्पल्स आती है, ब्रेन सिग्नल करता है मसल को, तो उसकी वजह से जो इसके सेल हैं वो क्या करते हैं, एक्साइट कर जाते हैं। एक्साइट करने का मतलब है इनमें एक्शन पोटेंशियल आते हैं, इनमें करंट पास करता है, जिसकी वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। वो मसल की ये एबिलिटी है कि ये सुकड़ सकता है। ठीक है, अपने आप को एक्सपैंड जो है ना वो
सुकेड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कंडक्टिविटी वही एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंडक्ट कर सकता है। एक बॉडी है वो करंट को पास हो सकता है, मतलब एक बॉडी में से करंट पास हो सकता है, तो मसल के जरिए ये करंट पास होता है, तो मसल की ये प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। एंड देन देर इज टॉनिसिटी के जब मसल रेस्ट में हो स्टिल वो अपना एक स्पेसिफिक जो अपनी टेंशन है उसको रिटेन करता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे जिससे ये है कि वो अपना एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिकुड़ नहीं जाता और बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो, रिलैक्सिंग पोजीशन में देखें उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। जब फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा ही सिकुड़ जाएगा, वो स्टिल अपना उस एक लेवल तक स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करता है। स्ट्रक्चर अगर देखें मसल का तो सबसे बाहर जो है वो एपीमाइसियम होता है। देन वी हैव फेस्क्यूलस जिसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। देन मसल फाइबर आ जाए, यानी सबसे बाहर वाली लेयर एपीमाइसियम है, देन पेरीमाइसियम है, देन मसल का फाइबर आ गया। मसल फाइबर के अंदर जो है वो मायोफिब्रिल होते हैं, मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज ऑफ सार्कोमियर। Contraction of muscle as a result of excitation by nerve action potential is called excitation contraction coupling। जो बेसिकली मैंने आपको बताया, देखें यूजुअली आपके ध्यान में क्या आता है कि जब सिग्नल आएगा, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो एक सिग्नल आना है फ्रॉम ब्रेन कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब ये एक सिग्नल आ रहा है तो ये सिग्नल जो है वो मसल्स को कहेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर दें। अब अगर इसको आप देखें कि मसल दो स्टेट्स में होता है, या मसल होता है इन कंट्रैक्टेड स्टेट या ये रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। मसल एक्सपैंड नहीं करता, मसल अपनी पोजीशन से एक्सपैंड नहीं करता। दो स्टेजेस होती हैं, या तो ये क्या होगा कंट्रैक्ट या रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब है अपनी एक्चुअल पोजीशन में होगा, और कंट्रैक्ट का मतलब है उससे छोटा हो जाएगा। जब ये छोटा हो जाएगा तो ये इसके साथ जो भी बोन अटैच होगी ये उसकी मूवमेंट करवाएगा। ठीक है। तो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है, एक्साइटेशन एक्सपेंशन कपलिंग नहीं होती। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा उसका सिंपल पर्पस क्या होगा कि उसने मसल को कंट्रैक्ट करना है, अदरवाइज मसल रिलैक्स है। एक्सपेंशन का इसमें कोई रोल ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, वो है ही चीज नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मसल एक्शन पोटेंशियल इज -90 मिली वोल्ट, के -90 मिली वोल्ट जो है वो इतना करंट जब पास किया जाता है तो उसकी वजह से जो मसल है वो कंट्रैक्ट कर जाता है। कमिंग अप टूवर्ड द मेन टॉपिक दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Okay, so neuromuscular junction is a junction between excitable cell that allow transmission of signal। बेसिकली आपने ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये आपको एक डायग्राम शो हो रही होगी, इस तरह का एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखें कि ये एक सेल है और ये दूसरे सेल की सरफेस है। इसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते जाते हैं। तो इट इज अ जंक्शन बिटवीन एक्साइटेबल सेल, दो एक्साइटेबल सेल्स हैं उनके दरमियान का जो जंक्शन है, जो उनके दरमियान में स्पेस है, जगह है, उसको जहां पे वो मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ साइनेप्स। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या है कि एक पॉइंट से, ऊपर वाले एक सेल से दूसरे सेल तक जो ट्रांसमिशन होनी है ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम नर्व एंडिंग टू अ मसल बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब एक नर्व एंडिंग से मसल की तरफ जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना हुआ है उसको हमने कहना है कि वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आउट। देखें, ये हमारे पास आ गया नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या है? वो नर्व्स जो ब्रेन से हमारा सिग्नल ले आई है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो है वो मसल है। तो ये जो दरमियान में जगह है बिटवीन नर्व एंडिंग एंड मसल, ये क्या है? सिनैप्स। और यहां से जो सिग्नल यहाँ पे आ गया, अब ये अटैच नहीं है दोनों, इनके दरमियान में जगह है। यहां से यहां तक जब इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने आगे इसको स्टिमुलाई देना है मसल को, तो ये कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरॉन से मस्कुलर, मसल की तरफ जो ट्रांसमिशन है वो हम कहलाएंगे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होगा? अ मोटर न्यूरॉन लीव स्पाइनल कॉर्ड एंड देन कनेक्ट टू मल्टीपल मसल फाइबर एट अ टाइम। वो बेसिकली क्या रहा है कि मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन कौन होता है? ऐसा न्यूरॉन जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके जाता है टुवर्ड्स द इफेक्टर। इफेक्टर मतलब जिसने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। स्टिमुलाई, एक देखें, हीट है, आपने गर्म चीज पे हाथ रखा, ये जो हीट का सिग्नल हाथ से ब्रेन की तरफ गया, ये लेके गया है सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया है थ्रू मिक्स्ड न्यूरॉन।
ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वट एवर, जिसने भी इसको किया है, ठीक है, मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड इसमें कर रही है। जब इन्होंने वापस सिग्नल करना है हाथ को, भाई हाथ उठा लें यहाँ से, हाथ खींचे, वो जाता है मोटर न्यूरॉन से। तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कमांड देता है, दैट कमांड इज, वो कमांड किसके थ्रू जाएगी? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से एक मोटर न्यूरॉन निकला, ये हमारे फर्ज कर लें हाथ का मसल था, तो यहाँ पे उसने आगे मल्टीपल साइनेप्स बनाए, ठीक है, यहाँ से ऐसे अटैच नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी जगह से उसने आगे जो सिनेप्स बनाए। तो ये जो सिनेप्स बन गए, मल्टीपल सिनेप्स, ये यहाँ पे सिग्नल करेंगे, मसल जो है वो क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और मसल कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारा हाथ वहां से फौरन से पीछे हट जाएगा। अब मोटर न्यूरॉन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड इनटू मोटर नर्व फाइबर, यानी न्यूरॉन है वो आगे फाइबर में कन्वर्ट हो गया। ईच नर्व फाइबर कंट्रोल वन मसल फाइबर। अब ये जो मसल के अंदर ये सिर्फ फाइबर, ये पूरा मसल है, तो इसमें ब्रीक ब्रीक फाइबर से, ठीक है, या जिनको हमने क्या कहा था ऊपर, मसल सेल्स, बड़े बड़े, क्योंकि स्केलेटल मसल में फाइबर होते हैं, बड़े सेल्स होते हैं, तो उनको हम फाइबर का नाम देते हैं। इस तरह लकीरें हैं, तो हर एक लकीर या हर एक फाइबर विल बी सेपरेटली कंट्रोल्ड बाय एन सेपरेट मोटर नर्व फाइबर, ठीक है। और वो अलग अलग सारे जो सिंक्रोनाइज्ड वे में, क्योंकि पीछे से एक ही मोटर न्यूरॉन है और हर एक को वो इकट्ठे कंट्रोल कर रहा है, तो तमाम के तमाम मसल फाइबर एट अ टाइम कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और एट अ टाइम रिलैक्स कर जाएंगे। दैट ग्रुप ऑफ मसल फाइबर कंट्रोल बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन इज कॉल्ड अ मोटर यूनिट। अब जितने जितने मसल फाइबर्स को ये एक न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है, दैट ऑल विल बी टर्म्ड एज अ मोटर यूनिट। तो ये जितने मसल फाइबर थे, इस सारों को हम क्या कह देंगे? मोटर यूनिट। नेक्स्ट वी हैव नर्व फाइबर, इट्स पार्ट्स आर। अब नर्व फाइबर जो है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर, इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर, इट कंटेन एटीपी एंड थस सिंथेसाइज न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, अगर इधर स्पेस आ जाए, इधर करके करते हैं, ओके। तो ये जो हमने अभी बनाया था कि वी हैड दिस, अब एक हमारे पास ये न्यूरॉन आ रहा है, न्यूरॉन तो आपने पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास है मसल। अब ये जो न्यूरॉन का ये वाला एंड है जो कि मसल के साथ मसल की तरफ सिग्नलिंग करेगा, ये है इसका एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। दो ही एक न्यूरॉन के पार्ट होते हैं, दो, आपने ये एफएससी में पढ़े हुए हैं, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। तो एक्सॉन वो पार्ट होता है जहां से न्यूरॉन नेक्स्ट सिग्नल ट्रांसफर करता है किसी और चीज की तरफ। तो ये एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है? क्योंकि उसके पास एटीपी होती है, तो वो आगे एसी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, ये उसका नाम है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है। ये केमिकल सिग्नल होता है, ये न्यूरॉन सिग्नल नहीं होता, ठीक है। न्यूरॉन एंडिंग यहाँ हो गई, न्यूरोनल सिग्नल यहाँ एंड हो गया। अब उसने आगे इसको जो मसल को सिग्नल करना है, दैट सिग्नल विल बी इन टर्म्स ऑफ केमिकल, ठीक है। उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन होनी है और फॉर्मेशन के लिए एटीपी चाहिए, इस वजह से एक्सॉन टर्मिनल इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। साइनेप्टिक वेसिकल, इट स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं, बेसिकली ये मैं अगर आपको आगे ड्रा करके भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो वेसिकल, जो भी एसिटाइल कोलिन इसके अंदर बन रहा है, उसको इस तरह बबल्स की फॉर्म में, उसके छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में जो है उसको बना दिया जाता है, ठीक है। इन बबल्स को जो एक लेयर्ड फॉर्म, यानी कि एक मेम्ब्रेन के अंदर हमारा न्यूरो मौजूद है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। इस वेसिकल ने जो है इस तरफ ट्रांसफर करना है, डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज नहीं किया जाता, वो वेसिकल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में उसको रिलीज किया जाता है। मोटर एंड प्लेट, एट इट एंड नियर मसल फाइबर इट लूज माइलिन शेथ। मोटर एंड प्लेट इज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो एक एंड वाली ये जो लेयर है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। बल्ब क्या कहते हैं? जिसमें मतलब एक गोल स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पे वो कहता है कि माइलिन शेथ मौजूद नहीं होती इस सारे रीजन में। जो ऊपर हमारे पास माइलिन शेथ है, अगर आप न्यूरॉन को देखो तो इस तरह करके वो ऊपर से आता है, तो ये सारी जगह पे माइलिन शेथ है, यानी कि वो फैट की लेयर। लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे फैट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ माइलन शेथ जो है वो लूज हो जाती है, ताकि एक डायरेक्ट सिग्नलिंग हो बिटवीन दिस एक्सॉन एंड द मसल।
ठीक है, और इसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट, साइनेप्टिक ट्रफ और गटर। मोटर एंड प्लेट इनविजिनेट इनसाइड द मसल फाइबर एंड फॉर्म डिप्रेशन। बेसिकली ये जो मोटर एंड प्लेट है, ये मसल फाइबर नॉर्मल जो है वो इस तरह का है, जहां इसके साथ इसने एक्सॉन ने आके अटैच करना है, वहां ये क्या करा देगा, मसल फाइबर में एक डेंट करा देगा। ठीक है, इस तरह करके ये डेंट कॉज हो जाएगा, और इसके अंदर आके वो जो हमारा, सॉरी ये टच नहीं ये करेंगे, तो इस तरह के ये जो हमारा एक्सॉन है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। ये जो डेंट पड़ा है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक ट्रॉफ। इट थिकन मेम्ब्रेन फॉर मसल फाइबर एट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। इससे क्या होगा, अब जैसे चीज नीचे को जा रही है तो ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं मसल, तो इसको थिकन हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे ये मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकती है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ नर्व एंडिंग। ये जो नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन है, इसकी जो लेयर है, ये वाली, ये जो लेयर है, जिसको मैं ये वाली भी लेयर कह रहा हूँ, ये वाली, इसके ऊपर जो लेयर है, इसको कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और दरमियान में कौन हो रहा है, सिनेप्सिस हो रही है। और जो मसल की लेयर है जिसकी तरफ सिग्नल जा रहा है, वो हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, while the membrane of muscle fiber is post synaptic membrane. ओके, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, स्पेस बिटवीन दिस टू मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो जगह है, ये दिस स्पेस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट स्पेस। इट हैज बेसल लैमिना, अ थिन लेयर ऑफ स्पंजी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थ्रू विच द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिफ्यूजेस। तो ये बेसिकली ये जो दोनों के दरमियान में जगह है, यहाँ बेसल लैमिना होता है। बेसल लैमिना बेसिकली क्या है, एक मेट्रिकल स्ट्रक्चर है, स्पंजी स्ट्रक्चर है, मतलब एक पोरस स्ट्रक्चर, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान में मौजूद होता है। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, सेल, ये तो सेल, ये सेल है मसल का सेल। ठीक है, ये हमारा सारा मसल का सेल है। इसके बाहर जो भी फ्लूइड होगा वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये जो जगह है, इसको हमने कह दिया बेसल लैमिना। बेसल लैमिना इज साइड वेयर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इज अटैच्ड, इट डिस्ट्रॉय एसीएच। समझना है, एसिटाइल कोलिन आ रहा है, वो एक केमिकल सिग्नल है, वो यहां से आ रहा है एक्सॉन से। ठीक है, वो अंदर बन रहा था और इस तरफ वो ट्रेवल करेगा। जो बेसल लेमिना है, जो इन दोनों के दरमियान में स्ट्रक्चर मौजूद है, ये नर्व एंडिंग है, ये हमारी ब्रेन एंडिंग है, इन दोनों के दरमियान में एक बेसल लेमिना है, एक स्ट्रक्चर है, पोरस जगह है। उसमें एक एंजाइम मौजूद है जिसको कहते हैं ACHE, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। इसका काम है ACH को डिस्ट्रॉय करना, यानी जो केमिकल सिग्नल जहां से निकला है इस तरफ उसने आना है, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। कब डिस्ट्रॉय करता है, क्यों करता है, ये हम आगे कवर करते हैं। सब न्यूरल क्लेफ्ट, मसल फाइबर मेम्ब्रेन कंटेन मेनी सब न्यूरल क्लेफ्ट एंड निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। जो मसल फाइबर है उसके ऊपर काफी सब न्यूरल क्लेफ्ट होते हैं, क्लेफ्ट वही स्पेसिस, एंड और उसके पास एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं, वही जो उधर से सिग्नल आना है उसका रिसेप्टर जो है वो इस मसल के ऊपर मौजूद है, और वो उसको फिर एक्सेप्ट करता है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? अभी तक का सारा क्लियर हुआ दोनों को? Neurotransmission. Presynaptic side neurotransmitters are synthesized from precursors under the action of enzymes. बेसिकली क्या हो रहा है, प्री सिनेप्टिक साइड हमें हमें हमारी कौन सी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये देखें अभी आपको समझ आ जाएगी। दिस इज प्री सिनेप्टिक साइड, जो एक एक्सॉन की साइड। न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रिकर्सर अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम विल वर्क, और उसकी उनकी प्रेजेंस में न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बनेंगे। ये आप देख रहे हो, ये न्यूरोट्रांसमीटर बन गए। एसिटाइल कोलिन इज मेड बाय एसिटाइल को ए प्लस कोलिन। एसिटाइल को ए दैट कम्स फ्रॉम, वो हमारे एनर्जी पाथवे डिफरेंट हमने पढ़े हुए हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरुवेट, पायरुवेट से एसिटाइल को ए बनता है। ठीक है, अब इसी तरह प्रोटीन से भी एसिटाइल को ए बनता है, फैटी एसिड से भी एसिटाइल को ए बनता है। एसिटाइल को ए जो है वो एक कॉलिन के साथ, जो कि एक अमाइनो एसिड है, उसके साथ ये मिलता है, और फाइनली ये बना लेता है एसिटाइल कॉलिन। सिंथेसाइज्ड न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड इन वेसिकल। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर बने हैं, ये एक वेसिकल की फॉर्म में, एक बबल की फॉर्म में जो है इनको बना दिया जाता है, ये बबल्स बन गए। न्यूरोट्रांसमीटर नॉट कवर्ड बाय वेसिकल आर डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम। और ऐसे तमाम न्यूरोट्रांसमीटर जिनको वेसिकल कवर नहीं कर पाती, वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं विद एंजाइम। मतलब यहाँ पे सिग्नल, एक न्यूरोट्रांसमीटर बना, उसके इर्द गिर्द वेसल आ गई,
जो ऐसे थे जिनके ऊपर वेसिकल ना आ पाई, जब जब वो वैसे एज इट इज ही इस एरिया में रह गए, तो ऑटोमेटिकली इसी एक्सॉन के पास ही, इसी न्यूरॉन के पास ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो कि उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक्शन पोटेंशियल कॉज ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल एंड एंट्री ऑफ कैल्शियम इनसाइड। एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि ऐसा नर्व सिग्नल, एक सिग्नल आएगा जो कि कैल्शियम के गेट खोल देगा, इस एक्सॉन के अंदर कैल्शियम के गेट्स ओपन कर देगा, जिससे क्या होगा, कैल्शियम जो है वो रश करेगा इनसाइड में। कैल्शियम कॉज वेसिकल टू फ्यूज विद द सिनेप्स, यानी इस वॉल को खोल दिया, इन इस वॉल, यहाँ गेट था, कैल्शियम चला जाएगा अंदर। जब कैल्शियम अंदर आ जाएगा तो ये वो प्रमोट करेगा कि ये जो वेसिकल्स हैं ये जाएं और अटैच कर दें विद द वॉल। अब जब वो इस वॉल के साथ अटैच कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, फेगोसाइटोसिस, रेंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो ये ऐसे क्या कर रहे हैं, इसके साथ आके अटैच किया, वेसिकल इसके साथ अटैच की, और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ गया, बाहर आ गया, वेसिकल की फॉर्म में वेसिकल आके इधर अटैच कर गई, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या आ गया हमारा, बाहर निकल आया। मैक्सिमम ऑफ देम बाउंड पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर ऑन नेक्स्ट साइटोसेल एंड जनरेट सिग्नल। इनमें से ज्यादातर जो है वो अटैच कर जाएंगे ऑन पोस्ट सिनेप्टिक। ये क्या है, ये हमारा है अगला न्यूरॉन या अगला मसल फाइबर, वट एवर। देखो, अगर तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में इंटरेक्शन हो रहा है तब भी ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट मौजूद है। अगर हम इसको कहते हैं कि ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट न्यूरॉन है और इसके बाद मसल आ गया है, तो ये तब भी वही क्लेफ्ट है। ठीक है, वही जगह है। तो इसके अगले के ऊपर रिसेप्टर मौजूद है, ये जो एसिटाइल कोलिन है ये आगे रिसेप्टर पे अटैच कर जाएगा, और बाकी की सिग्नलिंग जो है वो अगला न्यूरॉन या अगला मसल जो भी नेक्स्ट है वो उसको कंटिन्यू करता है। लेफ्ट ओवर न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी टर्मिनेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। और जो बच जाते हैं, जो रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं करते, या फर्ज करें चार रिसेप्टर थे, न्यूरोट्रांसमीटर छह पैदा हुए, चार अटैच करके दो बच गए, तो इस तरह अब इनमें क्या होगा, बाइंडिंग विद ऑटो रिसेप्टर एंड स्टॉप फर्दर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन। ये क्या करेंगे, तीन अटैच कर गए, तीन हमारे पास बच गए, वो पहला जो है वो जाके अटैच कर देगा यहाँ पे, इसके ऊपर ऑटो रिसेप्टर लगा हुआ है, इसके साथ अटैच कर देगा। ऑटो रिसेप्टर क्या कह देगा, वो अंदर सिग्नल कर देगा भाई मजीद जो है, मतलब ये ऑटो रिसेप्टर लगा हुआ है, इधर अटैच करके वो कह देगा भाई मजीद आप न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ना पैदा करें। रीअपटेक बाय प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसी तरह रीअपटेक भी हो सकता है कि ताकि उसको दोबारा से वेसिकल बना के दोबारा रिलीज किया जा सके। या अगर यहीं पे इस सिनेप्टिक प्लेस में एंजाइम मौजूद है, ACHE, वी स्टडीड दैट, तो वो उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा खुद ब खुद। पोस्ट सिनेप्टिक साइट, दूसरी जो साइट है वहां पे एसिटाइल कोलिन बाइंड विद रिसेप्टर एंड मेक एन ACH रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ACH रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, इसी साइट के ऊपर सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। सोडियम जो है वो इसमें इंटर करेगा मसल फाइबर में, या जो भी नेक्स्ट हमारा पार्ट है, और उसमें आ जाएगी इलेक्ट्रिकल चेंजेस। वी हैव स्टडीड के पोटाशियम और सोडियम आपस में इंटरचेंज होते हैं, और उसकी वजह से सिग्नलिंग जनरेट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन होती है, तो उसकी वजह से वो फर्दर डीपोलराइजेशन और एक एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो बनेगा। मसल फाइबर, एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इन मसल फाइबर, दिस स्टार्ट एन एक्साइटेशन कंट्रैक्शन पैटर्न इन मसल, इट कॉज मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी वजह से एक सिग्नल आएगा, और सिग्नल जो है वो फर्दर मसल को कंट्रैक्ट करा देगा। रोल ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, ब्रेक डाउन ऑफ ACH, जो एसिटाइल कोलिन है उसको ये बेसिकली ब्रेक डाउन कर देगा इनटू कोलिन एंड एसिटेट, स्टॉपिंग द सिग्नल। जब कोलिन और एसिटेट बन जाएगा जिसकी वजह से सिग्नल रुक जाएगी। रीअपटेक, कोलिन जो है वो वापस चला जाएगा प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के जरिए विद इन दैट अबव न्यूरॉन, एक्सॉन में चला जाएगा, एक्सॉन के एंड में, ताकि उसको दोबारा से विद वेसिकल की फॉर्म में, मतलब दोबारा से उसको एसिटाइल को ए के साथ मिला के उसको दोबारा से एसिटाइल कोलिन बनाया जा सके। एसेंशियल टू प्रिवेंट कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ मसल, अब ये जो ब्रेकडाउन है ये नेसेसरी है। देखें, अगर तो वहां पे तीन अटैच कर गए रिसेप्टर, उसकी वजह से ब्रेन मसल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो बाकी तीन बचे थे अगर उनका कुछ ना किया जाए तो जैसे ही रिसेप्टर खाली होगा वो तीन आगे लग जाएंगे, दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, दैट वाज अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शन। तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो मौजूद है उसका काम ही ये है कि जो एक्स्ट्रा न्यूरो रह गए हैं उनको अटैक, उनको दोबारा से रीयूज करवाया जा सके। NMJ डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर हैं, ये उनके नाम है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मेस्थेनिया ग्रेविस
ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें एसीएच रिसेप्टर जो है वो टारगेट होते हैं मसल वीकनेस। ठीक है, जब रिसेप्टर ही मौजूद नहीं है तो सिग्नलिंग नहीं आएगी, सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं होगी तो मसल सही तरह फोर्स नहीं लगा सकता। इसको कहते हैं मसल वीकनेस। बोटुलिज्म, टॉक्सिन इनहिबिट एसीएच रिलीज लीडिंग टू पैरालिसिस। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं आ रहा तो सिग्नलिंग नहीं आएगी, जिसकी वजह से मसल को कंट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगी। देखिए, सिग्नल नहीं आ रहा है, मसल कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, कंट्रैक्ट नहीं कर रहा तो पैरालिसिस। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ये भी ऑटो इम्यून अटैक ऑन प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल रिड्यूसिंग एसीएच रिलीज। ये कैल्शियम पे इफेक्ट करता है। जब कैल्शियम अंदर प्री सिनेप्टिक बेसिक में क्लेफ्ट में नहीं जाएगा तो वो आगे एसिटाइल कोलिन की जो वेसिकल की रिलीज है वो नहीं करवाएगा। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो उसकी वजह से आगे सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वी हैव कंजेनिटल माइस्थेनिक सिंड्रोम, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ड्रग एंड टॉक्सिक एक्टिंग ऑन एनएमजे, क्यूरेर क्यूरेर ब्लॉक एसीएच रिसेप्टर यूज इन एनेस्थीसिया टू इंड्यूस मसल रिलैक्सेशन। ये एक क्यूरेर एक मेडिसिन की टाइप है जो कि एनेस्थीसिया में यूज होती है मसल को रिलैक्स करने के लिए। तो अगर इसका ओवर यूज किया, ये बेसिकली क्या कर रही है, एसीएच रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। ब्लॉक करने से मसल को सिग्नल नहीं मिलता, सिग्नल नहीं मिलता तो मसल जो है वो रिलैक्स कर जाता है, कंट्रैक्ट नहीं करता। नोस्टिजिमाइन है, ये बेसिकली माइएंथी मेस्थीनिया ग्रेविस जो ऊपर हमने बीमारी पड़ी उसको रिजॉल्व करता है। बोटुलिज्म टॉक्सिन, ये हमारे पास आगे मस्कुलर कंडीशन के अंदर, और सेरिन जो कि एक और मेडिसिन है, प्रोलॉन्ग मसल कंट्रैक्शन और पैरालिसिस कॉज करवाती है। रिगर मोर्टिस, द contracture of skeletal muscle that begins several hours after death due to loss of ATP। रिगर मोर्टिस एक ऐसी कंडीशन है कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसमें एटीपी जब खत्म हो जाती है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल है, वो जब एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आफ्टर सेवरल आवर ऑफ डेथ, एक जब डेथ हो जाती है उसके कुछ घंटों बाद, काफी मतलब 5-7 घंटों बाद क्या होता है कि सारे के सारे मसल्स जो है वो अकड़ जाते हैं, सारे के सारे कंट्रैक्ट कर जाते हैं अपनी जगह पे, मतलब वो बिल्कुल अड़ जाते हैं, अब वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटीपी, लॉस ऑफ एटीपी। तो इस कंडीशन को जिसमें एक बॉडी पूरी अकड़ जाती है उसको कहते हैं रिगर मोर्टिस। मसल फटीग, लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ मसल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज कॉल्ड मसल फटीग। थकना, मसल का जो थकना है वो क्या कहलाता है कि मसल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा टू स्टिमुलस। बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। प्रोलॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, कि बार बार कंट्रैक्शन आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, बहुत ओवर वर्किंग कर ली है मसल ने, तो वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा, वो फिर फर्दर रिस्पॉन्ड नहीं करता। ग्लाइकोजन डिप्लीशन, एनर्जी ही नहीं है उसके पास तो वो फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाए तब भी। डिक्रीज न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन, जो पीछे से सिग्नल आना है वो वीक हो जाए तब भी मसल जो है वो फटीग शो करता है। और अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाए तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसकी तरफ ट्रेवल नहीं करते। एंड व्हेन द न्यूट्रिएंट्स डोंट ट्रेवल, दे द मसल विल नॉट बी एबल टू, लाइक ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं कर रही तो वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाता। लैक्टिक एसिड कैसे एक्युमुलेट होता है, बेसिकली क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड होता ही है कि जब आपकी मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब प्रॉपर नहीं है या बहुत बंदा सीवियर काम कर रहा है तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई मस्कुलर डिमांड को मैच नहीं कर पाती। ठीक है, मसल की डिमांड ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, लेकिन सांस की इतनी स्पीड नहीं होती कि वो उसको मैच कर सके। तो उसमें क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरुवेट में कन्वर्ट होना था, पायरुवेट मतलब ग्लूकोज में पायरुवेट में कन्वर्ट होना होता है नॉर्मली। ठीक है, और पायरुवेट फिर आगे फर्दर एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड ताकि एनर्जी फौरन से दी जा सके। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, ताकि लैक्टिक एसिड बन जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है टू प्रोवाइड इंस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन। उसके वो लैक्टिक एसिड वहां पे एक्युमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से सोरनेस आती है, जिसको हम कहते हैं खलियां पड़ना। ठीक है, ओके।
तो दैट वाज ऑल अबाउट टू द लेक्चर। इसकी नेक्स्ट फाइल जो है वो हमारी आ चुकी है, जिसके अंदर अपने एक्शन पोटेंशियल की फाइल है। सो आई विल, हम देखते हैं उसका क्या किया जा सकता है। और आई थिंक वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ही पार्ट होगी और इसी का सिलेबस में आएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इफ वी हैव एन अदर लेक्चर अबाउट इट, तो हम उसको फिर देखते हैं कब स्केड्यूल करने हैं। और होप सो आपको आज वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज।